दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क सिस्टम कौन सा है, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन एनाटॉमी के एक पर्टिकुलर सिस्टम ही नहीं है, बल्कि वो मास्टर की है। जैसे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हर साल आपके दरवाजे पर नॉक करता है, तो फिर आप उसको इजीली कवर अप कर सकते हो। आज के इस सेशन में हम इन्हीं सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ उतना पढ़ेंगे जिससे हमारा पीवाईक्यू या फिर एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कवर कर सकें। याद रहे कि हम साइंस सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें यहाँ पे एमबीबीएस या फिर डॉक्टर की डिग्री नहीं लेनी है। ठीक है, पीवाईक्यू के थ्रू कवर करेंगे स्मार्ट तरीके से। हर एक चीज जो एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी है तो फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ। सबसे पहले आपको यह समझना है कि रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है एरोबिक और एक आता है एनारोबिक। ठीक है, अभी इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताते चलता हूं कि पहला आपका जो एरोबिक है और दूसरा आपका एनारोबिक है। एनारोबिक में आपका बाय प्रोडक्ट मतलब जो रिजल्ट रहता है वो आपका रहेगा एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ में ही एनर्जी निकलेगा। याद रहे, एरोबिक और एनारोबिक दोनों हमेशा एनर्जी निकालते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट में। उसका आंसर मैं दे दूंगा, लेकिन उसके पहले आपका समझना जरूरी है। और वहीं पे एरोबिक आपका क्या देगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और फिर एनर्जी देगा। ठीक है, ये दोनों एनर्जी आपको किसके फॉर्म में मिलती है? तो एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपको ये नाम याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसका मैं एडिशनल आपको पॉइंट बताता हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, अभी ये ध्यान रहे, अभी एल्कोहल कैसे बनता है? फर्मेंटेशन, एक सड़न से बनता है। तो फिर ये इसका काम ही ऐसा है कि एल्कोहल जो है एक आपकी चीजों को या तो सड़ाएगा या फिर उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा। ये इसका भी प्रोस रहता है, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। और वहीं पे एरोबिक जो है आपको एक अच्छी गुड काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, रेट ऑफ ब्रीथिंग डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डज नॉट चेंजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर का यहाँ पे कंसेप्ट आता है। ब्लड प्रेशर मतलब कि प्रेशर जो रहता है आपके ब्लड का, रक्त का, वो आपके ब्लड के वॉल पे कितने तेजी से मार रहा है उसके हिसाब से होता है। और आपने कभी भी देखा होगा ऐसे रहता है 120 और 80, ये इसका एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का यूनिट है। तो अब ये 120 प्रेशर मतलब आपका कैसा है कि कंसंट्रेशन। अब जब वो कंसंट्रेट करता है तो फिर वो कितने एनर्जी से कंसंट्रेट कर रहा है ये वो है। और 80 क्या है आपका? रिलैक्सेशन, मतलब आपका ब्लड पंप होता है। अभी आप स्पॉन्ज का एग्जांपल लो। स्पॉन्ज मतलब एक गुत्था जो समझ में, ठीक है, अगर आप उसको पानी में रखते हो तो फिर वो आराम से ब्लड अब्सॉर्ब करता है और एरिया बड़ा करता है। लेकिन वहीं पे जब आप उसको निचोड़ते हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड मीन्स वाटर छोड़ देता है। ठीक उसी तरह आपका ब्लड भी है, तो फिर ब्लड आपका वही करता है। तो ये 120/80 जो है इसका नॉर्मल है। अब बात करते हैं जब यहाँ पे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब जब बॉडी के पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर वो यहाँ वहां जो है मतलब एक सर्च रहता है, क्योंकि उसकी एक मेमोरी रहती है। अब उसी के सर्च में इसका ब्रीथिंग जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे इसका रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होता है। अभी जैसे अगर बचपन में खेल खेल में अभी इनकेस आपने कभी किसी का गला दबाया हो या फिर नाक दबा दिया हो मस्ती मस्ती में, तो फिर जब आप छोड़ते हो तो फिर उसकी सांस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, बॉडी को वो ऑक्सीजन की डिमांड रहती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की डिमांड रहेगा तो फिर वहां पे ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। और 120/80 इसका एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का एक माप है। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेंबर? 4 चेंबर का ह्यूमन हार्ट रहता है, जिसमें 2 आर्टरी रहती है और 2 वेंट्रिकल रहते हैं। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो ऐसा रहता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में भी ऐसा हो सकता है। ये आपका ह्यूमन हार्ट रहेगा, इसमें से लेफ्ट आर्टरी रहता है और लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है। तो फिर और राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये डिवाइड होता है एक मसल से, ये डिवाइड होता है एक मसल से। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड एट डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नर्ड। ये पूछा गया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये पूछा गया, आपको ये याद रखना है। पल्स इन ह्यूमन रिस्ट बीट्स फास्टर देन हार्ट, स्लोअर देन हार्ट, एट द सेम रेट एज हार्ट और इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्ट। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट द सेम रेट ऑफ हार्ट। आपने पहले की मूवीज में भी देखा होगा कि ये जो पल्स, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होते हैं, ये कैसे हाथ से डॉक्टर लोग, पहले के जो वैद्य होते थे तभी हार्ट से, ये हाथ से पता करते थे। तो फिर ये सेम हार्ट रहता है, क्योंकि पल्स और हार्ट दोनों एक जगह से कनेक्ट है और जो ब्लड पंप होता है तो फिर वो हार्ट पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंपल्स के तौर पे आता है। अब बात करते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। अभी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसके कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसमें हमको पता लगाना है क्या सही है क्या गलत। ठीक है, दे हैव आयरन, दे प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड,
दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टन डिसीजेस और दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अभी देखो दे हैव आयरन, अभी इसका नाम ही है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अगर आपने ज्योग्राफी से कहीं पढ़ा होगा तो फिर एक पत्थर का नाम होता है हीमेटाइट, तो फिर उसमें भी आयरन अच्छा खासा पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे भी हीमा, तो फिर ये आयरन ही है, ठीक है। आप हीमा वर्ड पकड़ के चलो, हीमा क्या है आपका, आयरन है। और ये आयरन जहां जहां रहेगा, देखो अगर कहीं जंग लगता है तो फिर वो रेड कलर प्रोवाइड करता है, तो आपको ये चीज कनेक्ट करनी है, तो फिर रेड कलर आपका आयरन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टन डिसीजेस, तो फिर ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये काम डब्ल्यूबीसी का है। अभी मैं आपको बताता हूँ तीनों चीज में डिफरेंस क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में, तीनों इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। लेकिन ये काम डब्ल्यूबीसी का है। आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, सारे जो भी ब्लड है आपका, हर एक जगह ब्लड में, मतलब आपके हार्ट से लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सब का काम आपका आरबीसी कर रहा है, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, 1, 2 एंड 4, तो ये आपका सही जवाब है। अभी मैं बात कर रहा था आरबीसी, एक मिनट, हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। तो फिर आरबीसी को आप बोलते हो एरिथ्रोसाइट्स, ये नाम आपको याद रखने, क्योंकि कभी कभी ऐसे नाम भी आएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन पड़ जाएगा। और वहीं पे डब्ल्यूबीसी को आपको आप बोलोगे ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को आप बोल दोगे थ्रोम्बोसाइट्स। अब इन सब में सबसे मजे की बात यह है कि इसमें से सिर्फ डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस है, सिर्फ इसी के पास न्यूक्लियस है, बाकी आरबीसी में एब्सेंट है और प्लेटलेट में एब्सेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी न्यूक्लियस एक्सेप्शनल केस में आरबीसी में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि कैमल हो गया या फिर लामा, लामा जो हिमालयन के यहाँ पे ऊंट जैसे ही दिखते हैं, ऊंट के प्रजाति का है, तो फिर इनके आरबीसी में न्यूक्लियस है, ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ज्यादातर लोगों में नहीं होता, ठीक है। तो फिर ये हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आरबीसी, तो आरबीसी आपका 90 to 95% प्रेजेंट रहता है। डब्ल्यूबीसी लगभग लगभग 0.7 to 1%, पूरे ब्लड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा। ब्लड, अगर ब्लड का निकाला जाए तो आरबीसी 90 to 95%, 0.7 to 1% आपका डब्ल्यूबीसी रहेगा और प्लेटलेट का एक रहेगा, ठीक है। और आरबीसी जब आपसे पूछे कि ब्लड कितना रहता है, तो ब्लड आपका 7% ऑफ होल बॉडी, मतलब अगर किसी का बॉडी वेट 100 किलो का है तो फिर उसमें 7 लीटर जो है ब्लड रहेंगे, ठीक है। एक एवरेज देखा जाए कि एवरेज एडल्ट में कितना रहता है, तो 6 से 6.5 लीटर के लगभग ब्लड ऐसा माना जाता है। अब पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, नीड्स अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट देयर इज नो टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कुड बी गिवन टू हिम। अब ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, देखते हैं। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अभी इसमें एक कंसेप्ट आता है एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है, ये आपका एंटीबॉडी हो गया और ये आपका एंटीजन हो गया। तो फिर ए बी और ओ, ठीक है। अब जो इसमें जो एंटीबॉडी रहेगा आपका, एंटीबॉडी कभी भी कैपिटल ए भी रहेगा। अभी जिसमें देखो अगर ए इधर है तो फिर इसका एंटीजन हो जाएगा बी, स्मॉल बी, ठीक है। और वहीं अगर इनवर्स देखा जाए तो बी इधर है तो फिर स्मॉल ए इधर। लेकिन अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी में दोनों एंटीजन ही रहेंगे, ये ए बी, लेकिन ओ पॉजिटिव, मतलब ओ में वो आर एच रिटोरिक फैक्टर हम बाद में देखेंगे। ओ में कैसा है, ओ में आपके दोनों एंटीबॉडी रहेंगे, ठीक है। तो फिर यही चीज इसको डोनर बना देती है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी मिल जाता है। एंटीबॉडी क्या करता है, आपके ब्लड, आपके बॉडी का जो रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके बॉडी को फंक्शनल रखना है, तो फिर उसके लिए आपका ब्लड काम करता है। तो फिर एंटीबॉडी इसके पास दोनों है, लेकिन ए बी के पास 2 एंटीजन है, इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तो फिर इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर बना देती है, ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर बना देती है, यह बात याद रखना है, ठीक है। अभी इस केस में यह बोला गया है कि इसमें कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड इसको प्रोवाइड किया जा सकता है, तो फिर इसका है ओ नेगेटिव, ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका ओ नेगेटिव। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन, पैनक्रियास, लिवर। अभी इसमें स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। स्प्लीन क्या करता है कि आपके जो पुराने आरबीसी है उन सबको डीकम्पोज कर देगा, उन सबको कलेक्ट करके रखेगा। इसको एक ब्लड बैंक भी बोला जाता है, बॉडी का ब्लड बैंक का नाम भी दिया गया है स्प्लीन को, ठीक है। ये क्या करता है, पुराने आरबीसी जो भी आपके ब्लड है उसको कंट्रोल करेगा और उसको नए में बना करके वापस से पूरे बॉडी में फंक्शन करवाएगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा आपका स्प्लीन का। और साथ ही में ये डब्ल्यूबीसी भी प्रमोट करता है। एक बात ये भी याद रखना कि डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है और फिर उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो कैसे बाकियों से, सबसे मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं, उन सबसे लड़ सके, ठीक है।
व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी। अब स्टोन इन द ह्यूमन किडनी है तो फिर ये कैल्शियम ऑक्सलेट है। अब इसके कौन से वजह से ये होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये किडनी है आपका, ठीक है, तो इसके ऊपर ना एक रीनल आर्टरी होती है। तो ब्लड ब्लड नहीं, मतलब जब भी कोई भी लिक्विड, यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, कुछ भी फिल्टर होता है, तो फिर उसमें से जो यूज्ड, मतलब जिसको हम वापस से यूज कर सकते हैं, वाइटल जो फैक्टर रहता है वो यहाँ से फ्लो वापस होता है, ठीक है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो फिर ये किससे होता है? रीनल आर्टरी से होता है। आपको ये याद रखना कि रीनल आर्टरी का फंक्शन क्या है, कि जब ब्लड आपका प्यूरिफाई होता है, फिल्टर होता है, तो फिर ये रीनल आर्टरी ही है जो कलेक्ट करके ब्लड को वापस से बॉडी में देती है। इतना समझ गए। किडनी का मेजर रोल क्या है, कि जो भी वेस्ट है उसको आप नीचे फेंकोगे, ठीक है, यूरिन के थ्रू आप उसको यूरिनरी ट्रैक्ट में डाल के फेंकोगे। उसके कौन कौन से फंक्शन है हम अभी आगे देखते हैं। लेकिन ये कैल्शियम ऐसा क्या करता है कि जो पथरी बना देता है, किडनी स्टोन्स बना देता है। अभी कैल्शियम कैसा है, थोड़ा स्टिकी पार्टिकल होता है, स्टिकी पार्टिकल होता है, और ये क्रिस्टल क्रिस्टल जैसा रहता है। अब ये एक के ऊपर जमा होने लगता है, और जब बॉडी को फ्लूइड नहीं मिलता है प्रॉपर वे में, तो फिर उसके तो फिर वो एक के ऊपर जमा होते हैं, और फिर उसी के वजह से वो क्रिस्टल जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो ऐसा स्टोन्स का रूप ले लेता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपका ये कैल्शियम के प्रॉपर्टी की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ पे किडनी स्टोन्स को बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। इसमें अभी ह्यूमन किडनी का फंक्शन हम पता करेंगे। रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन ब्लड, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड, फिल्टर आउट यूरिया, सिक्रेशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स, ठीक है। अभी इसमें जो बोला है कि वाटर लेवल ब्लड में कितना है उसको प्यूरिफाई करता है, मैंने अभी बताया कि कैसे पूरे ब्लड में वापस से जाता है, तो फिर इसका ऑप्शन है राइट है। फिर बाद में रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, तो फिर नहीं, देखो अभी इसमें कैसा कि शुगर लेवल ये इसके अंदर नहीं है। शुगर लेवल का शुगर का ठेका किसने लिया है, तो फिर इंसुलिन ने लिया है। इंसुलिन कहाँ पे? पैनक्रियास में बनता है, ठीक है। तो फिर इसके में किडनी आपका ऑर्गन इधर फेल होता है। यूरिया को फिल्टर आउट करेगा, जो अच्छे रीनल आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में जाएंगे, और फिर यूरिया बाकी चीजों को वेस्ट आपके पेनिस के थ्रू या फिर आपके जो भी रिप्रोडक्टरी सिस्टम है उससे बाहर निकाल देगा। सिक्रेशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स, ठीक है, ये भी राइट है। तो फिर आपका यहाँ पे ये जो रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, ये किडनी का फंक्शन नहीं है, तो फिर ये आंसर आपका यहाँ पे राइट होता है, ठीक है। अब अपने न्यूरॉन सिस्टम के ऊपर आते हैं। ब्रेन, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले तो ये समझो कि आपका जो भी करता धरता है ब्रेन ही है। आप जो भी देख रहे हो, समझ रहे हो, मतलब इनके सभी में बोल रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, ये सब ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। आप खा रहे हो, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, टीवी देखते देखते आपको पता नहीं कि आपका मुंह कहाँ है, आपका हाथ कहाँ है, कैसे जा रहा है, लेकिन एक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया, ठीक है। तो फिर वो किसकी एक्टिविटी के थ्रू? ये ब्रेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये ऑल ऑफ द अबव है। अभी इसमें देखो और एक चीज मैं अगर बताऊं आपको, तो थिंकिंग, आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसमें सोच में तो आपको दिमाग लगेगा, मस्तिष्क लगेगा, जाहिर सी बात है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, अभी जैसे कि आप कोई इंसिडेंट है, ऐसा मान के चलो कि बचपन में जैसे आपको कोई डराता था, आपका कोई दोस्त था, वो एक बार डरा रहा है, 2 बार डरा रहा है, तो फिर आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ती है। लेकिन जब आप उसकी यूज टू हो जाते हो, तो फिर वो दोस्त आपको कितना भी डराए, आप उससे डरते ही नहीं थे, ठीक है। तो फिर वो चीज कैसे है कि हार्ट बीट यहाँ पे भी कंट्रोल हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि वो दोस्त है, वो इस जगह पे मेरे को इस समय पे डराएगा, तो फिर आप उसके यूज टू हो जाते हो। तो फिर इसमें क्या, माइंड रिस्पॉन्स करता है कि हाँ दिस इज द पर्सन, अभी ये मेरे को डराने वाला है, तो मुझे यहाँ पे एकदम अलर्ट हो जाना है। तो फिर यहाँ पे आपका हार्ट बीट के लिए भी आपको रेगुलेट कौन करेगा? ब्रेन। वहीं पे बैलेंसिंग द बॉडी, बिल्कुल आप चल रहे हो तो फिर इसमें आपका मसल मेमोरी आता है। देखो इसमें ना मैं आपको बताता हूँ, एक एफरेंट न्यूरॉन होता है, एक इफरेंट न्यूरॉन होता है, और एक इंटर न्यूरॉन होता है। अभी एफरेंट को हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये क्या कर, और इफरेंट को हम मसल न्यूरॉन बोलते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है कि कोई चीज गर्म हो, ठंडी हो, आप छू रहे हो, या फिर आप जो देख रहे हो आपको ऐसा लग रहा है बहुत ब्राइट है, या फिर कोई चीज बहुत डीम है, तो वो क्या सेंस करता है। आप कोई चीज सुन रहे हो तो फिर लाउड है या फिर कम वॉइस का, मतलब आप अपने सेंसेस से, जो आपके 5 सेंसेस है, आप उससे कोई चीज सेंस कर रहे हो, और फिर ये आपका फंक्शन कहाँ पे लेकर के जाता है? स्पाइनल कॉर्ड पे। अभी ये बात ध्यान से सुनो, आपका हर एक चीज को, नर्वस सिस्टम के हर एक का आंसर यही है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर के जाता है, कहां से? आपके मसल से स्पाइनल कॉर्ड में गया। अब इफेक्टिव न्यूरॉन क्या करेगा कि उसको एक मैसेज मिला है कि भाई ये चीज गर्म है, अब मेरे को इसमें फटाक से हाथ पीछे लेना, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। तो इसने क्या किया कि ये अपना मसल मेमोरी से अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज भेजा कि भाई ये चीज गर्म है, अब मेरे को इधर से पीछे हाथ हटाना है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? हाथ को बोलेगा कि पीछे आ, तो फिर वो एक्शन आ जाएगा मेरा, जिसके वजह से मैं अपना हाथ पीछे ले लूंगा।
तो फिर यही चीज रिफ्लेक्स आर्क में होता है। आपने हमेशा वो सुना होगा एग्जाम्पल कि गर्म टोप था, उसमें गर्म पानी था, आप ऐसे हाथ रखने गए, आपको सेंस हुआ भी, वो सेंसरी न्यूरॉन ने आपको मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड पे कि वो चीज गर्म है, फिर आप उसको फटाक से पुल बैक कर रहे हो, तो फिर वो किस वजह से हो रहा है, इफरेंट न्यूरॉन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और ये दो चीज जब मिलती है तो फिर आपका बन जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और वहीं पे अगर इंटर न्यूरॉन मेमोरी अगर मैं बात करूं तो फिर ये क्या करता है कि जो न्यूरॉन के नेटवर्क होते हैं एक दूसरे को अच्छे से कनेक्ट करके रखता है, इसका काम बस इतना है, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय अ नीडल। अभी प्रिक हुआ, अभी इसमें बस इतना देखना है कि बाहर का सिस्टम कौन कौन सा है, ठीक है। एक स्किन है जो आपका हमेशा बाहर है, ब्रेन आपका बाहर है नहीं, ब्रेन एक अंदर है, हार्ट बाहर है और आई बाहर है। अभी अगर मैं सुई चुभाऊं तो ब्रेन पे सुई चुभेगी ही नहीं, क्योंकि एक स्कल है जो उसको प्रोटेक्टिव लेयर देता है और वो हार्ड बोन है, तो फिर कभी सुई उस तरह पहुंच ही नहीं सकती। क्योंकि इसलिए कभी भी ब्रेन में इंजरी भी होता है तो वो इंटरनल इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ना कि एक्सटर्नल इंजरी। वहीं पे स्किन, ब्रेन और आई पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। तो फिर ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ब्रेन इसमें ये एक्ट करता है कि ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि ये चीज चुभ रही है, आपको हाथ पीछे लेना है, या फिर आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म कैसे बढ़ाओगे इसके बारे में, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेस इन विंटर, इंक्रीजेस इन समर, नीदर डिक्रीजेस इन विंटर नॉर इंक्रीजेस इन समर, इंक्रीजेस इन विंटर, ठीक है। अब सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का जो टेंडेंसी रहता है वो अडाप्ट करने का रहता है। इसके अंदर भी बहुत सारे ब्लड वेसल है, प्लाज्मा है और काफी ज्यादा एंटीबॉडी, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी को ऐसा टेंडेंट बना के रखता है कि आप ठंडी से ठंडी, गर्मी से गर्मी में पहले आपकी ह्यूमन बॉडी अपने अंदर से अपना बेस्ट देगी कि आपको वो चीज इफेक्ट ना करे, ठीक है। इसीलिए टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेस इन विंटर, ठीक है, इंक्रीजेस इन समर, नीदर डिक्रीजेस इन विंटर नॉर इंक्रीज इन समर। तो फिर ये सी इसका राइट आंसर है। और इसका 37 डिग्री सेल्सियस आपका एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि आपका बॉडी पहले एक्ट करता है कि मतलब मैं उस चीज के यूज टू हो जाऊं, ठीक है। अगर स्किन ठंडी पड़ रही है, स्किन गर्मी पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर वैसा रहेगा। इसीलिए आप कभी भी देखो कि जो ब्लड टेम्परेचर अगर हम मेजर करते हैं डॉक्टर के पास से, तो वो या तो अंडर आर्म में रखता है या तो जीभ में रखता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, वो एक इक्विलिब्रियम बना के रखा है, ठीक है। तो इसी के लिए आपका ह्यूमन बॉडी जो है ना तो डिक्रीज होता है विंटर में और ना तो इंक्रीज होता है समर में, उसको यूज टू बनाता है। 37 डिग्री सेल्सियस इसका मीन बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम ह्यूमन एनाटॉमी यहीं पे एंड अप करते हैं। अगले सेशन में मैं फिर से बायोलॉजी का चैप्टर लूंगा, और दोस्तों इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा पूरे आंसर मार्किंग के साथ में, और वन लाइनर फैक्चुअल तो हम भेजते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव आते हैं। कर्म योद्धा बैच अभी हमने इनिशिएट किया जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से है। भले आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर यूपीपीसीएस दे रहे हो, आपके लिए बहुत यूज टू है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए अगले सेशन में, ठीक है। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आऊंगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे अपने नए सेशन में। जय हिंद दोस्तों।